पहली बार आए हो ना ये ग्रुप, आर्मी के सिलेबस से परिचित हो कि नहीं हो? सारे परिचित हो? वैसे पेज आपके हाथ में आ गया है। चलो ठीक है, थोड़ा आप कहें तो मेरे पास साइंस का पोर्शन रहेगा, अपन साइंस का डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं थोड़ा डिस्कशन करते हैं, फिर अपन आप कहोगे तो फिजिक्स पढ़ा देंगे पहले, आप कहोगे तो जो आपकी लाइक होगा ना, जो पसंद होगा वो पढ़ा देंगे। चलो देखो, ये तो वैसे अब तैयारी की ठानते हैं, उससे पहले अपन यही देखते हैं कि पेपर में आता क्या है। और सबसे पहले आर्मी वाला तो स्टूडेंट देखता है कि भूल से इंग्लिश आ रही है या नहीं आ रही है। इंग्लिश नहीं आ रही है तो संभावना फॉर्म भरने की 100% बढ़ाते हैं। तो ये आपके सामने सिलेबस है, वैसे आप परिचित हो। 50 क्वेश्चन आते हैं और 100 नंबर के आते हैं, और जिसके अंदर सामान्य ज्ञान 15 क्वेश्चन, जिसमें करंट का भी काफी अच्छा रोल रहता है। जीके वाले सर आएंगे आपको और विस्तृत बताएंगे। लगभग 5 क्वेश्चन करंट के आ जाते हैं और 10 क्वेश्चन हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी और स्टैटिक को मिला के कुल मिला के क्वेश्चन आते हैं। आते वैसे बहुत इजी है। इसके बाद साइंस, साइंस आर्मी के अंदर इतनी लिमिट की आती है, फिक्स पोर्शन है साइंस का। यदि जितना पढ़ा दिया जाए, फिक्स पोर्शन में से पढ़ाई कैसा भी पेपर बन जाए ना, 13 क्वेश्चन तो उसमें से आने ही आने सीधे। और यदि थोड़ा इजी पेपर बने तो 15 के 15, नहीं तो 13 की तो संभावना पूरी। और एक फिक्स कंटेंट है, फिक्स पेज है। यदि आप 60 से 70 पेज उनको पढ़ लेते हो तो ये 15 क्वेश्चन सीधे कवर हो जाते हैं। दैनिक विज्ञान आती है, मानव विज्ञान या दैनिक विज्ञान, मानव जीवन में जो उपयोग में आती है, व्यक्ति के लिए हमेशा दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली साइंस का पोर्शन इसके अंदर है। और फिर बात करें मैथ, मैथ के लगभग टॉपिक तो सारे ही शामिल है, क्योंकि एक आर्मी ऐसी भर्ती है जिसकी वेबसाइट के ऊपर सिलेबस दिया हुआ नहीं है। आप किसी का भी राजस्थान आरएस उठाओ, एसआई उठाओ, कांस्टेबल उठाओ, सबका सिलेबस वेबसाइट के ऊपर मेंशन होता है। जबकि आरएस आर्मी में एक लाइन लिखा हुआ है, पेपर 10वीं स्तर तक का रहेगा, इससे ज्यादा सिलेबस का कोई हिंट दिया हुआ नहीं है। अब सिलेबस कहां से बना? इतने साल जो आर्मी ने पेपर करवाए, ये अनुमानित बनाया कि एक बार औसत से भी पूछा है, एक बार प्रतिशत से भी पूछा है, एक बार जैसे साइंस की बात करें, कभी परमाणु से आया, कभी भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन से आया, कभी बल से आया, कभी गति से आया, कभी कोशिका से आया, तो कभी श्वसन तंत्र से क्वेश्चन आया, जिससे अनुमान लगा कि लगभग ये सारे टॉपिक आर्मी में आते हैं। और मैं ये जो आपके सामने लिखे हैं, ये लगभग 31 साल के पेपरों का निचोड़ के बाद सिलेबस बनाया, हाथों से बनाया, सोच के पूरा। और इससे बाहर ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं है। आप पेपर उठा के देखोगे ना तो भी लगभग आपको अनुमान हो ही जाएगा। जैसे देखो, अब अपन बात करते हैं ये सारी बातें, और रीजनिंग की बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं और कुल 50 क्वेश्चन, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है। इसलिए कुल पेपर कितने नंबर का होता है? 100। और 100 नंबर का पेपर है, और 100 नंबर का क्या होता है? फिजिकल होता है ना। हाँ, और फिर 1/4 क्या होती है? माइनस मार्किंग होती है। ये धीरे धीरे टेस्ट लोगे, माइनस मार्किंग तो उस दिन ही समझ में आती है जिस दिन टेस्ट में पर्सन गलत करके आते हैं। उस दिन ये पहले समझने का प्रयास करें तो भी पूरी समझ में नहीं आएगी, और उस दिन अपने आप समझ में आ जाती है कि कितनी माइनस मार्किंग होती है। क्लास टेस्ट होते रहेंगे आपके। अब बात करें अपन साइंस की, तो अब यहाँ पे मेरे पास पोर्शन साइंस का ही रहेगा, इसलिए मैं साइंस की थोड़ी सी बात आपके सामने कर देता हूं, फिर अपन टॉपिक शुरू करते हैं। तो देखो, साइंस की बात करें तो विज्ञान, विज्ञान के तीनों पोर्शनों में से क्वेश्चन आते हैं। मुख्य रूप से तीनों शाखाएं हैं, भौतिक, रसायन और जीव। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, इन तीनों के लगभग अनुमानित, कभी किसी का एक ज्यादा आया तो कभी किसी का कम आया, लगभग तीनों में से 5-5 क्वेश्चन आते आते, यानी तीनों का बराबर है। जीव विज्ञान भी 5 क्वेश्चन, फिजिक्स के अधिकतर 4 आते हैं, थोड़े कम आते हैं। तो इनमें इन दोनों में से किसी एक का 6 आ जाता है, किसी का 5 आ जाता है। अमूमन पेपर का यही निचोड़ है। आप 7 या 10-12 पेपर देखोगे ना, तब आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा कि यही मामला रहता है। और केमिस्ट्री और ये जो जीव विज्ञान है बहुत इजी है। और भौतिक की बात करें, जिसमें से 2 ऐसे टर्नओवर है जिसके प्रत्येक साल पेपर बने हैं। 2 प्रकार की ऐसी टाइप है, मैं आपको टाइप बता दूंगा कि इस टाइप का क्वेश्चन प्रत्येक साल पूछा गया है। फिर 2 क्वेश्चन पीछे बचते हैं, वो इन टॉपिकों में से कभी इधर से कभी इधर से, इसकी थ्योरी से उठाते हैं। चलो ठीक है, अब अपन थोड़ा सा सिलेबस का डिस्कस करते हैं, फिर अपन साइंस के परिचय पे चलेंगे। अब देखो, ये बात सबसे पहले करते हैं किसकी?
जीव विज्ञान की। तो जीव विज्ञान की यानी मानव शरीर से संबंधित सारे अंग आपके सामने। कोशिका, कोशिका तो आपको पता ही है, मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन है? कोशिका है। शरीर की बनावट कोशिका से ही तो प्रारंभ होती है। कोशिका ही मानव की क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई है। तो कोशिका, अब कोशिका से क्वेश्चन क्या बनते हैं? कोशिका के परिचय से संबंधी, खोजकर्ता और कोशिकांग जितने भी होते हैं, यानी कोशिका के अंग कौन कौन से होते हैं? पढ़ी है ना कभी थोड़ी बहुत कोशिका, पढ़ी है ना? कोशिका द्रव्य, कोशिका भित्ति, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, ये सारे के सारे क्या है? कोशिका के अंग है। अब इनके उपनाम पूछ लेते हैं, कभी इनका कार्य पूछ लेते हैं, कभी इनकी स्थिति पूछ लेते हैं। फिर बात करें किसकी? पाचन तंत्र की। अब पाचन तंत्र के अंदर पाचन तंत्र के सारे अंग, रक्त परिचंचरण तंत्र यानी खून के बारे में पूरा, खून का पूरा भाग, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स से लेके हृदय से लेके सारी बातें, धमनियां, शिराएं, शुद्ध रक्त, अशुद्ध, सारी बातें अपन पूरी विस्तृत करेंगे। श्वसन तंत्र, ऑक्सीजन का अपने शरीर में योगदान, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनती है, शरीर ऑक्सीजन की सप्लाई शरीर में कैसे होती है, किस प्रकार वापस आती है, किस प्रकार खून का शुद्धिकरण होता है, किस प्रकार खून में ऑक्सीजन मिलती है, किस प्रकार खून से ऑक्सीजन बाहर निकल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, सारी बात। इसके अलावा बात करें उत्सर्जन तंत्र की, शरीर की क्रिया, पाचन, भोजन पाचन होने के बाद जो अवशिष्ट, जो शरीर के अनावश्यक जो पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालने की प्रक्रिया। फिर कंकाल तंत्र की बात करें, अब कंकाल तंत्र में तो आप भी समझते हो ना क्या होता है कंकाल? बिना खून और बिना मांस का जो ढांचा होता है उसको क्या कहते हैं? कंकाल तंत्र कहते हैं। यानी शरीर की सारी हड्डियों के बारे में, कौन से अंग में कौन सी जगह, मानव शरीर में कितनी हड्डी, बड़ी छोटी, अलग अलग विशेषताएं, उन हड्डियों का शरीर में योगदान, बिल्कुल बहुत इजी है। जब आपके सामने आएगी ना साइंस, आपको लगेगी कि जीके पढ़ रहे हैं। बिल्कुल, मतलब आर्ट्स का स्टूडेंट, क्योंकि आर्मी में वही स्टूडेंट जाता है, लगभग 90% उसकी क्या होती है? आर्ट्स का ही स्टूडेंट होता है कि नहीं होता है? उसको साइंस से भय है, लेकिन साइंस आप देखोगे बिल्कुल वन लाइनर फैक्ट आएंगे जीके की तरह कि मानव शरीर में ये हड्डी, सबसे बड़ी हड्डी का नाम बताइए, सबसे छोटी हड्डी का नाम बताइए, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आर्मी में। फिर बात करें किसकी? तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र अपने शरीर में संवेदनाओं का पता लगाता है। जैसे अपन किसी गर्म वस्तु के हाथ लगाए और अपन को पता चल जाए कि ये वस्तु क्या है? गर्म है। ये शरीर में संवेदना, जो ज्ञानेंद्रियां होती है, कर्म इंद्रियां होती है, शरीर की 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां होती है ना, तो ये जो ज्ञानेंद्रियां होती है, जिनके अंदर एक संवेदनाएं होती है, एक संदेश लेके वो मस्तिष्क तक पहुंचाती है। जैसे मानो गर्म तवे के हाथ लगा, हाथ लगते ही वो संवेदना का संदेश गया मस्तिष्क को, और मस्तिष्क ने ये बात भाप ली कि जो जिस वस्तु के हाथ लगा है वो वस्तु गर्म है, इसलिए हाथ को तुरंत वहां से हटा लिया जाए। तो ये होता है मस्तिष्क से लेके संदेश को, अंगों से संदेश को मस्तिष्क तक लेके जाना, और मस्तिष्क के द्वारा जो रिप्लाई दी जाती है उसको अंग तक लाना, और अंग को किसी कार्य को करने के लिए निर्देशित करना। ये सारा काम आता है किसके अंदर? तंत्रिका तंत्र। और तंत्रिका तंत्र का मैनेजमेंट कौन करता है? मस्तिष्क। मस्तिष्क के अलग अलग भाग है, उन मस्तिष्कों के अलग अलग भागों के अलग अलग काम है, सारी बातें आती है। फिर बात करें ग्रंथियां। ग्रंथियां तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक ग्रंथि का शरीर में कुछ न कुछ योगदान है। उनकी आकार से संबंधित क्वेश्चन पूछ लेते हैं, उनके श्रवण से संबंधित पूछ लेते हैं, शरीर में उनके योगदान से संबंधित पूछ लेते हैं। जैसे पूछ ले शरीर की छोटी ग्रंथि, बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ी शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि, या कौन सा हार्मोन, जैसे पैराथायराइड हार्मोन किससे निकलता है, टेस्टोस्टेरोन किससे निकलता है, इमरजेंसी ग्रंथि किसे कहते हैं, जैसे या जैविक घड़ी किस ग्रंथि को कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। यानी क्वेश्चन बहुत बनते हैं, बिल्कुल इजी वे में बनते हैं। यदि अपन ने पढ़ा, बार बार रिपीट किया, तो मैं कहता हूं साइंस यही याद हो जाएगी आपको, मेरी गारंटी है इस बात की। अब फिर बात करें मानव जनन तंत्र, नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र का विभेद। नर जनन तंत्र से किस प्रकार के हार्मोनों का श्रवण होता है, मादा जनन तंत्र के किस प्रकार हार्मोन आते हैं, किस प्रकार निषेचन होता है, किस प्रकार गर्भ धारण होता है, क्या प्रक्रिया होती है, सारी बात वहां होगी। फिर बात करें पोषण की। पोषण के अंदर कौन आता है? पोषण यानी भोजन। संतुलित भोजन में कितने अवयव होते हैं? अरे नाम सुने हैं ना, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण, प्रोटीन, इनके बारे में पढ़ेंगे। और
विटामिन के तो बहुत क्वेश्चन आते हैं, किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, या उसका रासायनिक नाम क्या है, या उसके खोजकर्ता कौन है। विटामिन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट से अनुपात पूछा जाता है किस, और इस प्रकार क्वेश्चन बन जाता है शरीर में सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे मिलती है, भोजन में सबसे ज्यादा किस तत्व को अपन ग्रहण करते हैं, शरीर के रख रखाव और मरम्मत में कौन सहायक है, एनर्जी कम लेते हुए एनर्जी किसको मिलती, किस में ज्यादा मिलती है, 1 कैलोरी सबको ले तो सबसे ज्यादा एनर्जी शरीर को किस पोषक तत्वों से मिलती है, यानी सर्वाधिक एनर्जी प्रदान करने वाला, सबसे ज्यादा भोजन में ग्रहण करने वाला, कई टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। फिर बात करें किसकी, रोगों की, तो रोगों की दो ही बातें, एक तो रोगों को फैलने का कारण, यानी रोग कौन सा रोग किसके कारण होता है, जीवाणुओं के कारण, विषाणुओं के कारण, करक प्रोटोजोआ के कारण, कवक के कारण, यानी उनका कारण, या उनके खास जो कारक होता है, वाक होता है, उसके वाक का नाम, या उसको उस रोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है, या उस रोग के रोकथाम के लिए किस प्रकार का टीका है, उस टीके की खोज किसने की, उससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैं आपको क्वेश्चन पूछ लूं रोगों से संबंधित, क्या काली मौत किस रोग को कहा जाता है, जैसे ये रोगों का क्वेश्चन आर्मी में आया हुआ क्वेश्चन है। काली मौत किस रोग को कहा जाता है, हाँ किसको कहा जाता है, प्लेग को कहा जाता है। नाम सुना है प्लेग, प्लेग किसके कारण फैलता है, हाँ चूहों के काटने के कारण। और पागल कुत्ते के काटने के कारण कौन सा रोग होता है, हाँ रेबीज। तो इस टाइप के ही तो क्वेश्चन आते हैं। जैसे मलेरिया किसके कारण फैलता है, विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक, प्रोटोजोआ, या प्रोटोजोआ का नाम पूछ लेते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन। या सबसे पहले किस रोग का टीका खोजा गया था, सबसे पहले किस रोग का टीका खोजा गया था, हाँ चेचक का, बिल्कुल सही है। किसने खोजा था, एडवर्ड जेनर ने, बिल्कुल राइट बात है। तो ये रोगों की बात। फिर बात करें जीवधारियों का वर्गीकरण, अलग अलग संघ, जैसे स्तनधारी, सरीसृप, आर्थ्रोपोडा, अलग अलग संघों के अंदर कैसुरकी, अकैसुरकी, जिनकी अलग अलग भाग, अलग अलग उनकी विशेषताएं, किन आधार पे, ऐसे कुछ वर्ग है जिनके अंदर हृदय 3 कोष्ठक का होता है, कुछ ऐसे वर्ग है जिनमें हृदय 2 कोष्ठक का, जैसे मानव है उसके अंदर हृदय कितने कोष्ठक होता है, 4 कोष्ठक का, यानी हृदय के अरे 4 कोष्ठक का ही होता है ना, 2 आलिंद और 2 नीले। हाँ ये सारी बातें अलग अलग जीवधारियों का वर्गीकरण का आधार अपन लेंगे। किसी कोई जैसे मानव है, स्तनधारी है, ये तो उत्सर्जन के रूप में यूरिया का उत्सर्जन करता है, कुछ यूरिक अम्ल का करते हैं, कुछ अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, यानी उत्सर्जन पदार्थों के आधार पे। श्वसन, कुछ अपन जैसे नाक से फेफड़ों से श्वसन लेते हैं, जबकि मछलियां कल्पड़ों से श्वसन लेती है, यानी श्वसन तंत्र के आधार पे जीवों का वर्गीकरण, उत्सर्जन के आधार पे जीवों का वर्गीकरण, हृदय की संरचना के आधार पे जीवों का वर्गीकरण, सारी बातें अपन पढ़ेंगे। किसमें कितने कोष्ठक, कौन किसका अपवाद है, सारी बात करेंगे। फिर बात करें पादप जगत, यानी पादपों का वर्गीकरण, पादपों से संबंधित जनन, पादपों से संबंधित हार्मोन, पादपों के प्रत्येक हार्मोन का कार्य, कौन सा हार्मोन किसके लिए उत्तरदायी है, उसके बारे में। और फिर बात करें आंख, आंख के विभिन्न अंग, चाहे कॉर्निया हो, चाहे रेटिना हो, चाहे लेंस हो, चाहे प्रतिबिंब की स्थिति हो, या फिर आंखों से संबंधित होने वाले दोष हो, जैसे निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष होते हैं ना, उनके निवारण के लिए उपयोग होने वाले लेंसों से बात हो। ये सारा कॉन्सेप्ट आता है किसके अंदर, आंखों के अंदर। जितनी बात मैंने बोली है इससे तो कई गुना, मैंने तो ऊपर ऊपर का सिर्फ हिंट दिया, हेडलाइन बताई है, बाकी अपन इनके अंदर घुस के भी पूरा पढ़ेंगे। फिर बात करें इधर, फिर बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स की बात करें तो देखो, प्रकाश, यानी प्रकाश क्या है, प्रकाश का परिचय और प्रकाश से संबंधित होने वाली सारी घटनाएं, प्रकाश परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, वर्ण विक्षेपण, सारी घटनाएं किस क्या होती है, उन घटनाओं पर आधारित पॉइंट। जैसे कोई उदाहरण पूछ लिया जाता है, जैसे कुछ भी उदाहरण मान लीजिए कि पानी में रखी हुई पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना, प्रकाश की किस घटना पर आधारित है, किस पर आधारित है, हाँ अपवर्तन। तो इस प्रकार के आगे उदाहरण खूब आएंगे, भरमार, प्रत्येक में 5-5, 10-10, 6 टाइप है, यानी कुल मिला के 25-30 उदाहरण होंगे। इनमें से एक उदाहरण पूछ लिया जाता है, ये किस घटना पर आधारित है, जैसे हीरे का चमकना, हीरे का चमकना किस पर आधारित है, अरे जैसे हीरा चमकता है ना, हीरे का चमकना, या मर्ग तृष्णा का दिखाई देना, प्रकाश की किस घटना पर आधारित है, प्रकाश का
पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये सारी बातें धीरे धीरे आएगी। पूर्ण आंतरिक है तो क्यों है, चमकने वाली सारी बातें उसमें बिल्कुल एक रटना नहीं पड़ेगा। जैसे मृग तृष्णा का चमकना, हीरे का चमकना, चमकना सारा उसके अंदर आ जाएगा। बस आगे कुछ हीरा दे, मृग तृष्णा दे, या टूटे हुए कांच का चमकना, चमकने की बात आएगी वो उसी में आ जाएगी। अपन वो सारी बात करेंगे। फिर लेंस की बात करें, लेंसों के प्रकार, जैसे समतल लेंस और गोलीय लेंस। फिर गोलीय लेंस भी दो प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल। फिर उनकी विशेषताएं, कौन किरणों को अभिसारी लेंस कौन कहलाता है, अपसारी लेंस कौन कहलाता है, उनकी यदि बिंब और प्रतिबिंब की दूरी दे दे तो फोकस दूरी कैसे निकलेगी, उनकी वक्रता त्रिज्या कैसे निकलेगी, या उनका यदि बिंब कहाँ रखा हुआ है, फोकस दूरी और ध्रुव के मध्य रखा हुआ है, या वक्रता केंद्र और त्रिज्या के मध्य रखा हुआ है, कहां पर बिंब रखेंगे तो कहां पर प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब बनेगा तो कैसा बनेगा, बिंब के बराबर बनेगा या बिंब से छोटा बनेगा या बिंब से बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा या उल्टा बनेगा, या वास्तविक बनेगा या आभासी बनेगा। इस टाइप के क्वेश्चन आते बिल्कुल एक सारणी से, ये एक पंक्तिबंध बनेगा। इधर से कहानी शुरू करनी है, उधर जाके खत्म हो जाएगी। छोटा बड़ा, बड़ा उससे बड़ा, बहुत बड़ा, छोटा, बस बिल्कुल स्टेप वाइज बनेगा। इसमें एक भी चीज रटे जैसी नहीं है। मतलब आप ऐसे देखोगे, एक बार देखा, क्योंकि अपन ने अभी तक किताबों के अंदर चीजें पढ़ी है तो टूटी फूटी पढ़ी, एक साथ कंसेप्ट नहीं हुआ। यदि उसको ट्रिकी रूप में या कोई न कोई एक एजेंडा मान कर, एक रेखा आधार मान के यदि उसको अपने दिमाग के अनुसार सेट कर लेना, तो फिर वो भूलने के चांस बहुत ही कम रहते हैं उनके। फिर बात करें किसकी, गति की, तो गतियों के प्रकार, जैसे दोलन गति, घूर्णन गति, सरल रेखीय गति, आवर्त गति, तो विभिन्न गतियों के प्रकार पढ़ेंगे। फिर गतियों से संबंधित क्या पढ़ेंगे, गति के नियम किसने दिए थे, हाँ कितने नियम दिए, 3। फिर 3 नियम है क्या, उन नियम पर आधारित घटनाएं कौन कौन सी है, उसके बारे में अपन जानेंगे। फिर बात करें किसकी, बल की, बल की उत्पत्ति कैसे हुई, बल का क्या रासायनिक फॉर्मूला है, बल किसी वस्तु की स्थिति में किस प्रकार परिवर्तन करता है, या गति हुई चलती हुई वस्तु को रोकता है, रुकी हुई वस्तु को गतिमान करता है। सारी बल और बल सारे पढ़ेंगे, चाहे गुरुत्वाकर्षण बल हो, अभिकेंद्रीय बल हो, चाहे अपकेंद्रीय बल हो, विभिन्न प्रकार के बलों के बारे में अपन बात करेंगे। फिर बात करें किसकी, दाब की, ये बल और दाब। फिर बात आएगी किसकी, ध्वनि की, ध्वनि की विभिन्न घटनाओं की, ध्वनि किस प्रकार होती है, ध्वनि का चंचरण कहाँ ज्यादा होता है, कहाँ कम होता है, ध्वनि किस प्रकार की तरंग है। अब मैं जो पॉइंट बोल रहा हूं ये आर्मी में आई हुए हैं, लेकिन आई हुए के अलावा भी किस प्रकार आ सकते हैं, दोनों बातें अपन को कॉन्ट्रोवर्सी करके चलना है। बाकी ध्वनि से सीधा क्वेश्चन आता है, ध्वनि किस प्रकार की तरंग है, अनुदैर्ध्य या अनुप्रस्थ, ये क्वेश्चन बनता है। दैर्ध्य है या अनुप्रस्थ है, और मैं कह रहा हूं मैंने एक बार सुना दी तो आपके लिए हमेशा खरी हो जाएगी। प्रकाश कौन सी है और ध्वनि कौन सी है, जब पढ़ेंगे ना बिल्कुल, जैसे ये बात आई है तो मैं सुना देता हूं। जैसे ध्वनि की बात करें, ध्वनि कैसी तरंग है, अनुदैर्ध्य, अब याद कैसे रहेगी देखना। और प्रकाश कैसी तरंग है, अनुप्रस्थ। देखो इसमें क्या आया, प, तो प्रकाश कैसा, अनुप्रस्थ। इसमें कौन आया, ध, तो ध्वनि कैसी तरंग, अनुदैर्ध्य। और ये आर्मी में 2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्वनि किस प्रकार की तरंग है, अनुदैर्ध्य। प्रकाश किस प्रकार की तरंग है, अनुप्रस्थ। प्रकाश सबसे ज्यादा किसमें चलता है, ऑप्शन होता है ठोस, द्रव, गैस, निर्वात। ध्वनि सबसे ज्यादा किसमें चलती है, ठोस, द्रव, गैस, निर्वात। फिर मामला कंफ्यूज हो जाता है कि ध्वनि किधर ज्यादा थी, प्रकाश किधर ज्यादा था। बिल्कुल एक भी चीज रटने की नहीं पड़ेगी। आधों के तो अभी ये भी प्रॉब्लम है कि ठोस, द्रव, गैस का नाम सुना है, होता क्या है वो तो अलग मुद्दा है, लेकिन ये निर्वात तो आधों के लिए एकदम नया है कि निर्वात चीज होती क्या है। हाथ खड़े करो, देखे आज की मेरा अभी पहला क्वेश्चन है आपसे कि निर्वात होता क्या है, बताओ किस किस को आ रहा है कि मेरे हिसाब से निर्वात के 4 टांगे और 8 हाथ होते हैं, ऐसे बतानी है परिभाषा, निर्वात होता क्या है। जगदीश नहीं आया क्या, एक हाथ खड़ा है मात्र। निर्वात किसको बोलते हैं, शायद मैंने कल वाली या परसों वाली एक क्लास में इस निर्वात का जिक्र और कर दिया था, या एक दिन पशु परिसर वाले बैच में किया, किसमें मैंने निर्वात के बारे में बताया जरूर था। 10-1 दिन में यहाँ खड़े खड़े बताया कौन से बैच में वो भूल गया मैं, बता देखे। बिल्कुल, ना जहां ठोस है, ना जहां द्रव है, ना गैस। अब ठोस द्रव
जहां ठोस द्रव नहीं है वहां गैस तो जरूर होती है, लेकिन वायुमंडल अपन को पता है अंतरिक्ष में वायुमंडल है ही नहीं, इसलिए तो अंतरिक्ष यात्री जाते हैं वो गैस का सिलेंडर भर के साथ में ले जाते हैं। यदि वायुमंडल होता तो ऑक्सीजन होती तो क्या सिलेंडर साथ में लेके जाना पड़ता? नहीं पड़ता। नहीं, यानी जहां न ठोस होता है, न द्रव होता है, न गैस होता है, पदार्थ की तीनों अवस्थाएं जहां नहीं होती है, बिल्कुल सुनसान, जिसको अंतरिक्ष कहते हैं, बिल्कुल खाली स्थान होता है, उसी का ही नाम क्या होता है? निर्वात होता है। पता चला ना आज निर्वात के बारे में। बाकी सुना खूब है, ठोस द्रव गैस निर्वात, प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा निर्वात में होती है, सुन ली, लेकिन इस बात का पता नहीं है कि निर्वात नाम का है क्या आइटम। फिर बात करें पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव यानी पृष्ठ तनाव क्या होता है? जैसे पानी की बूंदों का गोल होना, पानी की बूंदों का गोल होना। हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ। जैसे पानी की बूंद का गोल दिखाई देना, यानी किस प्रकार फैला होता है पृष्ठ तनाव। जैसे उदाहरण दूं मैं पृष्ठ तनाव का आपको, मैं ये जो हिंट दे रहा हूं, ये हिंट बड़ी हाईलाइट दे रहा हूं, तब जब अपन टॉपिक पढ़ेंगे ना, ये बातें वापस आएगी तो वो बातें सीधी उस समय ऑन स्पॉट क्लियर हो जाएगी। अब जो मैं बता रहा हूं, जैसे पृष्ठ तनाव पढ़ा रहा हूं, पृष्ठ जैसे ऐसे क्वेश्चन आता है कि ठंडे खाने की बजाय गर्म खाना अधिक स्वादिष्ट क्यों लगता है? उसका कारण साइंस पृष्ठ तनाव कहती है, जबकि अपन न जाने कौन सा कारण समझ के बैठे हैं, आज दिन तक उसका कोई पता नहीं है। भाई गर्म खाने स्वादिष्ट लगता है या ठंडा? गर्म स्वादिष्ट लगता है, ये श्योर है, लेकिन ऐसा है, रीजन क्या है? पानी के अंदर सर्फ डालें तो कपड़ा अधिक साफ हो जाता है, वरना साफ नहीं होता है। ऐसा कुछ तो लॉजिक होगा ना। जो डिटर्जेंट पाउडर या साबुन होता है वो कपड़े को अधिक साफ कर देता है, जबकि साफ पानी की तुलना में वो अधिक साफ करता है, ऐसा क्यों? यदि मच्छर पानी के ऊपर तो बैठते हैं तो डूबते नहीं है, तैरते हैं। यदि पानी में केरोसिन छिड़क दिया जाए तो मच्छर डूब जाते हैं, ऐसा क्यों? ये सारा कुछ न कुछ तो इसके पीछे लॉजिक है, तब तो ये सारी घटनाएं हो रही है। इसका लॉजिक यही है कि गर्म खाना होता है, गर्म खाना उसके अंदर भाप होती है, भाप का पृष्ठ तनाव बहुत कम होता है, जो पृष्ठ तनाव कम होने के कारण जल का पृष्ठ तनाव कम कर देती है, जिससे जल की जुबान की प्रत्येक कलिका के अंदर खाना चला जाता है। जब प्रत्येक कलिका होती है जो स्वाद कलिकाएं, प्रत्येक कलिका के अंदर चला जाता है तो वह स्वाद का आभास करवा देती है। जबकि ठंडा खाना होता है वो पृष्ठ तनाव घटाता नहीं है, जिसके कारण पूरा आभास नहीं हो पाता है। जैसे सर्फ डिटर्जेंट पाउडर डालें कपड़ा साफ क्यों होता है? क्योंकि साफ क्यों होता है उसका रीजन क्या है? क्योंकि जब डिटर्जेंट पाउडर उसके अंदर मिलेगा, डिटर्जेंट पाउडर मिलेगा तो पानी का पृष्ठ तनाव बिल्कुल कम हो जाएगा। समझ रहे हो ना बात? पानी का पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा? कम। पानी बिल्कुल पतला हो जाएगा, जो कपड़े के एक एक हिस्से में चला जाएगा। जब कपड़े के प्रत्येक हिस्से में जाएगा तो वहां से पूरा मैल निकाल के बाहर लाएगा कि नहीं लाएगा? पानी को सर्फ पतला कर देता है, एक ही फैक्ट है। और सर्फ कोई बड़ा काम नहीं करता है, सर्फ एक काम करता है, पानी को पतला कर देता है, पानी के आयतन घनत्व को इतना घटा देता है कि पानी कपड़े की राई राई में चला जाता है। और पानी हर जगह जब जाएगा तो कपड़ा साफ होगा कि नहीं होगा? यही है। अब मच्छर वो लार्वा क्यों डूबते हैं? पहले पानी का घनत्व मच्छर की तुलना में अधिक होता है, इसलिए मच्छर डूब नहीं पाता है, और केरोसिन छिड़कने से पानी का पृष्ठ तनाव घट जाता है। पानी इतना पतला हो जाता है कि मच्छर जैसा छोटा लार्वा भी ऊपर बैठेगा वो सीधा क्या होगा? डूबेगा। इसलिए घरों में आसपास यदि मच्छर हो रहे हैं, पानी में केरोसिन छिड़क दो तो मच्छर जो अंडे दे रहे हैं वो सारे मर जाएंगे दूसरे दिन डूब के। नहीं तो मच्छर वो अंडे ऊपर तैरेंगे, 3-4 दिन के बाद मोटियार हो जाएंगे। अब बात करें किसकी? ऊष्मा। ऊष्मा क्या होती है? ऊष्मा वो होती है यानी किसी ठंडी वस्तु को, यानी दो वस्तुओं का ताप अलग अलग है, एक वस्तु ठंडी है और एक वस्तु क्या है? गर्म है। तो भिन्न भिन्न तापांतर की जो वस्तुएं होती है, हमेशा गर्म वस्तु ठंडी वस्तु को क्या करने का प्रयास करेगी? गर्म करने का प्रयास करेगी कि नहीं करेगी? तो वो जो गर्मी का आदान प्रदान होता है उसी का ही नाम ऊष्मा है। और फिर बात करें अपन तापमान की, तो तापमान आपको पता ही है, जो फिर ऊष्मा का स्थानांतरण होने के बाद वस्तु कितनी गर्म है, उस गर्मी को जो मापा जाता है, ऊष्मा को जो मापा जाता है, वो किस में मापा जाता है?
तापमान उसको कहते हैं। और तापमान को अलग अलग मापदंडों में मापा जाता है, डिग्री सेल्सियस में, रोमर में, केल्विन में। वो सारी बातें अपन आगे करेंगे। इनमें क्या अंतर है, केल्विन कितना होता है तो सेल्सियस कितना हो जाता है। जैसे छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछ ही लेता हूं, लगे हाथ। स्वस्थ मानव के शरीर का तापमान कितना होता है? जैसे स्वस्थ आदमी है ना एकदम, 37 डिग्री, क्या 37 डिग्री सेल्सियस। यदि फ़ारेनहाइट में मापे तो कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी ये एक ही है। जैसे बताओ कि कोई वस्तु 1.5 किलो की है, यदि किलो में कहेंगे तो अपन कहेंगे 1.5 केजी की है, और यदि उसको अपन ने ग्राम में कहा तो अपन क्या कहेंगे? 1500 ग्राम की है। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो जैसे भार मापने की 2-3 इकाइयां हैं, जैसे दूरी मापने की सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में भी मापे, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, फिर मीटर में, मील में अपन मापते जाए ना, अलग अलग दूरियां हैं। उस प्रकार तापमान को डिग्री सेल्सियस में भी मापते, रोमर में भी मापते हैं, फ़ारेनहाइट में मापते, रोमर में मापते, केल्विन में मापते। सारा इन चारों की तुलना पढ़ेंगे। जैसे ये 37 और 98 बराबर है, किस प्रकार, यदि मैं ये तो 37 98 के बराबर है, क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि 40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलिए। तो बिल्कुल बहुत इजी वे में चारों का एक कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सीधा याद हो जाएगा कि किस प्रकार बदलते हैं। फिर बात करते हैं किसकी? विद्युत की। अब विद्युत में जब आएंगे तो अपन एक एक बात पढ़ेंगे। विद्युत धारा क्या होती है, आवेश क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, ओम का नियम आर्मी में बहुत पूछा हुआ है, ओम का नियम क्या है, इन ओम ने क्या क्या आइटम बताए, उनका आपस में संबंध क्या है, और इसके अलावा अलग अलग राशियों के मात्रक। फिर बात करें कार्य, कार्य क्या होता है, आप क्या समझते हो कार्य से? कार्य का मतलब अपने भाषा में माने तो काम के हो गयो, यानी जो को काम करो वो कार्य है, एक है ना। लेकिन साइंस कार्य किसको बोलती है? साइंस के लिए कार्य होने के लिए दो स्थितियां होती है। अपने लिए तो अपन जैसे कोई काम कर रहे हैं, मान लो आप यहाँ बैठे बैठे एक ही कुर्सी पे बैठे 1.5 घंटा पढ़ रहे हो, इसका मतलब आपके तो ये हो गया कि काम कर रहे हैं, यानी कुछ न कुछ अपन काम कर रहे हैं, ये बात हुई ना। जबकि साइंस काम किसको मानती है? जैसे मेरे जैसा दुबला पतला आदमी उस दीवार के धक्का लगाना शुरू करे, 5 दिन बिना खाए पिए क्या लगाए? धक्का, लेकिन दीवार टच की मच नहीं हुई। मेरी तो जो होनी थी वो सारी की सारी, मेरे तो जितना टच मच होना था सारा हो गया। छोटी हाथ नीचे चली गई, बड़ी हाथ ऊपर आ गई, लेकिन दीवार हिलने का कोई अता पता ही नहीं है। साइंस तो उसको कहेगी कि आपका काम क्या है, काम होता तो आप दीवार घिसका रहे तो घिसकी तो नहीं, रिजल्ट क्या है? 0 है। जैसे कोई मानो पानी लाने महिला जाए और बीच में मिल जाए एक दूसरी महिला, तो घड़े ऊपर तोंबेड़ो चाहे 25 लीटर को है, लेकिन आधो घंटो हाथा ही करियो, पैर ही नहीं हिलाया, इसका मतलब उसका कार्य क्या है? अभी तक 0। चाहे वो परेशान हुई होगी 25 लीटर से, बातें थी तब तक तो नहीं हुई है, लेकिन रेयर केस उसको एहसास हुआ है ना, तो अभी साइंस 0 मानती है। साइंस दो बातों साथ में होती है तो काम मानती है। एक तो लगे बल, क्या लगे, और बल के साथ विस्थापन हो। मैं धक्का लगाऊं दीवार के, दीवार यदि गिर जाए इसका मतलब तो मैंने काम किया है। यदि दीवार नहीं गिरी है, बल चाहे कितना ही लगाया है तो कोई काम नहीं किया है। तो उसके संदर्भ में अपन पढ़ेंगे। आर्मी में एक बार क्वेश्चन आया कि यदि विस्थापन का मान 0 हो तो कार्य कितना होगा? यदि विस्थापन का मान क्या हो? 0, तो कार्य कितना होगा? ऐसे आया था कि एक व्यक्ति एक ईंटों के गट्ठर का थड्डा लगाता है, जिसमें बल वो धक्का लगाता है, जिसके अंदर वो 20 न्यूटन बल लगाता है। कितना न्यूटन बल लगाता है? जबकि विस्थापन 0 है। जबकि विस्थापन क्या है? तो बताओ कार्य कितना होगा? तो 0 होगा, क्योंकि 20 को 0 से गुणा करेंगे, 0 से किसी को गुणा करते हैं तो मान कितना आता है? 0। यदि 1 मीटर भी हो जाता ना विस्थापन, तो कार्य 20 जूल बन जाता। कितना जूल बन जाता? 20। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी। जबकि अपन को इस फॉर्मूले का पता नहीं है तो वो प्रश्न आया हुआ भी गलत हो जाता है। फिर बात करें भौतिक राशियां। अब भौतिक राशियां में ये सारे आते हैं, चाहे बल ले लो, त्वरण ले लो, आवेग ले लो, स्वेग ले लो, विद्युत धारा, विभवांतर, जितनी भी अपन ये पढ़ रहे हैं ना, सारे आइटम कुछ भी ले लो, गति ले लो, दाब ले लो, उस तापमान ले लो, कार्य ले लो, ऊर्जा ले लो, ये सारी की सारी भौतिक राशियां हैं। आर्मी के अंदर मैं अभी आपको बता रहा था ना, फिजिक्स में 2 क्वेश्चन फिक्स आते हैं। एक क्वेश्चन फिक्स आता है मात्रक का। किसका? मात्रक का क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है। मैं आपको पूरी लिस्ट लिखाऊंगा, और अमूमन सबसे ज्यादा आया कि विद्युत धारा का मात्रक क्या है। पहले तो अपन को समझना है कि मात्रक होता क्या है। मात्रक वो होता है जिसमें मापी जाती है। जैसे आपको कोई कहे कि आप कितने केजी, आपका वजन क्या है, तो आप कहोगे 65 केजी।
मानो उदाहरण दिया क्या, मैं मेरा नहीं कह रहा हूं, मानो आप में से किसी का पूछे तो अपना तो कितना है, 48 है, कहां 35, 65। आप में से मानो किसी का आ जाए ना क्वेश्चन, तो क्या बोल दिया कि 65 केजी, ये आपने केजी बोला पीछे, ये मात्रक है, यानी वजन को आपने किस में मापा, किले में, वो होता है मात्रक, समझ गए ना। जैसे तापमान को किस में मापा, सेल्सियस में, जिस भौतिक राशि को जिसमें मापा जाता है वो उसका मात्रक कहलाता है। जैसे आपको कहे ना कि यहां से, जैसे मान लो हरसाणी कितनी पड़ती है, तो आप कहोगे 70 किलोमीटर, कितनी, 70 है, 70 नहीं है, उस साइड का कोई नहीं है, 70 ही है लगभग, समथिंग 100 है, ठीक है। तो मतलब किलोमीटर बोला आपने पीछे, इसका मतलब आपने दूरी किस में मापी, आप 100 कैसे बता रहे हो, पता नहीं, 100 हो सकती है 80, ठीक है, ठीक 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 ठीक। नाद से कितनी है हरसाणी, नाद से, नाद होते ही हरसाणी जाती है ना, नाद सूर्य से 30 ही है ना आगे, हाँ 60 ही है, 30 90 आप समथिंग बराबर ही हो, ठीक। अब देखो फिर बात करें किसकी, प्रमुख आविष्कारक है खोज। अब प्रमुख खोजें, जैसे प्रमुख सिद्धांत होते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया, प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है, सबसे पहले किसने बताया, प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने बताई, या यंत्रों का ऐसे पूछ ले, रेडियो की खोज किसने की, भाप के इंजन की खोज किसने की, किसी भी यंत्र की पूछ ले, यानी यंत्र के खोजकर्ता या आविष्कारक या प्रमुख यंत्र हैं उनके कार्य। इन 2 टॉपिक, ये जो मैंने 3 टॉपिक नीचे लिखे हैं ना, आर्मी में कभी इनमें से आता है 2 क्वेश्चन और कभी आता है 1 क्वेश्चन, और ये मात्र 3 पेजों का मैटर है, और इसमें पढ़ने लायक कुछ नहीं है। यदि रोज का रिपीट किया जाए तो ये 3 पेजों का मैटर है, इनमें से कभी कभी 2 से 3 क्वेश्चन, कभी 1 से 2 क्वेश्चन मिलता है। मात्रक का क्वेश्चन लगभग फिक्स है। खोजकर्ता, आविष्कार और यंत्र, यंत्र वो यानी जिससे अपन वस्तु मापते हैं, कोई भी, जैसे मानो तापमान किससे मापा जाता है भाई, शरीर का तापमान किससे मापा जाता है, सेल्सियस में तो मापते हैं, ये तो मात्रक है। मापते हैं किससे है, मापने की जो मशीन है ना, यंत्र, उसका नाम क्या है, थर्मामीटर। क्या है, थर्मामीटर। और हर बात, जैसे ऊर्जा को मापनी है तो कैलोरी मीटर में मापेंगे, धारा को मापनी है तो किस में मापेंगे, अमीटर में मापेंगे, वोल्ट मीटर मापना है, जैसे वोल्ट मापना है तो वोल्ट मीटर में मापेंगे, जैसे दूध की शुद्धता मापनी है तो किस में मापेंगे, लेक्टोमीटर में मापेंगे, जैसे भूकंप मापना है तो रिएक्टर स्केल में मापेंगे, जैसे पीएच मान, ये जैसे अम्ल क्षार का पता करना है तो पीएच स्केल से पता करेंगे। यानी कुछ वस्तुओं को मापने के लिए कुछ मशीनें हैं, यंत्र है, तंत्र है। जैसे हृदय की धड़कन मापनी है, उसका नाम क्या है, जो डॉक्टर लगाए रखता है, स्टेथोस्कोप। और इसके अलावा जो बीपी मापते हैं उसको क्या कहते हैं, स्पाइगेमोमैनोमीटर। तो ये सारे अलग अलग यंत्र है। जैसे आर्द्रता मापनी है उसको क्या कहते हैं, हाइग्रोमीटर। दाब मापना है उसको बैरोमीटर। समझ गए ना, हाँ चलो ओके। तो ये बातें रह गई इधर। फिर थोड़ा अगला पेज अपन निकालते हैं जिसके अंदर अपन केमिस्ट्री का भी डिस्कशन करते हैं। कहां गई केमिस्ट्री न जाने। ये देखिए केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान। अब रसायन विज्ञान के अंदर पहली बात आती है किसकी, पदार्थ की। यानी पदार्थ हम सबको जो दुनिया में दिखाई देता है वो सारा क्या है, पदार्थ ही है। अब पदार्थ की अलग अलग अवस्थाएं, उनकी अवस्थाओं की अलग अलग विशेषताएं, कौन किस में कौन किस अवस्था में कौन सा गुण ज्यादा पाया जाता है, कौन सा कम पाया जाता है, ये सारी बात पदार्थ की। फिर बात करें पदार्थ किससे बना हुआ होता है, परमाणु से। क्योंकि कोई भी वस्तु का सबसे छोटा अंग है वो कौन है, परमाणु। जब परमाणु जब मिलेंगे तो क्या बनेगा, अणु। क्या मिलेगा, अणु। या तो 2 या 2 से अधिक अणु या 2 से अधिक जब परमाणु आपस में मिलेंगे निश्चित अनुपात में तब तो बनेगा यौगिक। क्या बनेगा, यौगिक। और जब अनिश्चित अनुपात में मिलेंगे तो बन जाएगा क्या, मिश्रण। और मिश्रण और यौगिक दोनों को ही क्या कहा जाता है, पदार्थ। और पदार्थ जब विश्व के अंदर आएंगे तभी तो ये विश्व सृष्टि मानव या किसी के भी उपयोग में काम आएगी वस्तुएं। यानी कुल मिला के पदार्थ अपन को दिखाई देता है। जबकि पदार्थ बनता किससे है, परमाणु से। और परमाणु के भी 3 छोटे छोटे लाल है, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, जिसको परमाणु के मौलिक कण कहते हैं। तो अपन को कहानी वहां से शुरू करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। इनका जिक्र करते हुए परमाणु, अणु होते हुए, यौगिक होते हुए, मिश्रण होते हुए
पदार्थ होते हुए अपन को पूरी संरचनाएं, इसमें है ज्यादा कुछ नहीं। इलेक्ट्रॉन से ज्यादा क्या प्रश्न खोज करता, कौन सा आवेश कितना द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन कहां पाया जाता है, वही प्रोटॉन से, वही न्यूट्रॉन से, वही उनकी नाभिक से। और फिर बात करें रासायनिक अभिक्रिया, जैसे संयोजन अभिक्रिया, यानी जब दो मिलके एक बन जाए तो संयोजन, एक मिल टूट जाए दो में तो वियोजन, संयोजन है, वियोजन है। इसके अलावा जैसे विस्थापन है, कोई तत्व एक स्थान से दूसरे स्थान पे चला जाता है, एक अति सक्रिय तत्व होता है जो कम सक्रिय को हिला देता है, तो वो विस्थापन, विस्थापन का मतलब स्थानांतरण हो जाता है। ऊष्मा सेपी, यानी जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है, ऊष्मा शोषी जिसमें शोषण होता है, ऊष्मा सेपी जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। इस प्रकार अभिक्रिया। फिर परिवर्तन, एक होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। उनके उदाहरणों का क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मैं आपको कहूं कि मोमबत्ती का पिघलना किस प्रकार का परिवर्तन है, भाई रासायनिक भौतिक। मैंने क्या बोला, मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती का पिघलना किस प्रकार का परिवर्तन है, और मोमबत्ती का जलना। इसका मतलब ये टॉपिक तो आपको पढ़ाए नहीं पढ़ाए पहले से क्लियर है आपके, इससे ज्यादा आता ही कुछ नहीं है इनमें। फिर आएगा, जैसे मेरे को बताओ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसी है भाई, प्रकाश संश्लेषण में समझते हो ना। हाँ, प्रकाश संश्लेषण, यहाँ अपने बाड़मेर में जो ताज होटल है ना उसमें खाना बनता है, उसका प्रक्रिया का नाम प्रकाश संश्लेषण है। नहीं, मैं पूछ रहा हूं प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। बाड़मेर में ब्राह्मण लॉज में जो चूल्हा लगा हुआ है ना खाना बनने वाला, वहां खाना बनता है, उसकी प्रक्रिया का नाम क्या है, सुना आपने? अरे नहीं, पौधों में भोजन बनता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ब्राह्मण लॉज में नहीं, यहाँ ढाबे पे अलग कौन सा बनेगा प्रकाश संश्लेषण। पौधे जो भोजन बनाते हैं उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बताओ, रासायनिक भौतिक? क्यों? क्योंकि पौधे ने बना, भौतिक और रासायनिक में फर्क अपन पढ़ेंगे तब और बातें करेंगे। भौतिक में होता है कि वस्तु वापस मिल जाती है, और रासायनिक में वापस मिलने के चांस खत्म है। तो पौधे ने ऑक्सीजन कार्बन डाई ग्रहण करके ऑक्सीजन निकाल दिया, पौधे के पास वापस ताकत नहीं है कि उसको कार्बन डाई में बदल दे, या ग्लूकोज बन गया तो वो हो नहीं सकता। तो वापस, जैसे मोमबत्ती पिघलेगी, पिघली हुई से तो मोमबत्ती वापस बन सकती है, लेकिन जो जड़ गई उसका धुआं निकल गया, और धुआं जिसका निकल गया उसके कोई चांस नहीं है वापस बनने के, खत्म है पूरे। और फिर बात आती है किसके, अम्ल डोडा एवं नहीं, अम्ल क्षार एवं लवण। तो फिर अपन बात करेंगे अम्ल क्षार और लवण, क्या होता है एसिड, क्या होता है बेस, क्या होता है साल्ट, इनकी विशेषताएं, इन पर आधारित यौगिक। फिर रेडियो सक्रियता, रेडियो सक्रियता वो होती है जो अपने आप कोई तत्व में फटने का गुण हो, जिनसे किरणें निकलती है, अल्फा बीटा और गामा। अल्फा बीटा गामा आज के टेक्नोलॉजी में कितनी बड़ी प्रभावशाली, ये सारे जो हाइड्रोजन बम, परमाणु बम बने हैं, उसके माता पिता दादा दादी सब कौन है, अल्फा बीटा और गामा ही तो है, जिसमें नाभिक के संलयन और नाभिक के विखंडन जैसी प्रक्रिया होती है, जैसे हाइड्रोजन बम और परमाणु बम बनते हैं। और जो 1 मिनट में अमेरिका जैसा चेतावनी देता है कि यदि एक छोड़ दिया तो आप सबके लिए क्या है, काफी है, काफी है ना। और मन बने तो अपन भी पाकिस्तान को कह सकते हैं, कोई दिक्कत है, कह सकते हो ना, क्या कह सकते हो आप पाकिस्तान को। वैसे पाकिस्तान को कहने के लिए तो आप सबकी ये भुजाएं फड़फड़ाती रहती है कि मौका मिले तो किसके बारे में बोले। हाँ, मौका मिले तो उसके बारे में तो जरूर कहें। क्यों, जैसे पाकिस्तान अपन से अलग कब हुआ था। सर, पाकिस्तान की जब बात आती है मेरे को भी पूरा मजा आता है, मेरे भी इस एक आदमी से बिल्कुल नहीं बनती है जिसका नाम है पाकिस्तान। ये देखो, ये है ही इस टाइप का ही थोड़ा आदमी रह गया, इसकी टाइप इस हिसाब की है। अब देखो पाकिस्तान अपन से अलग कब हुआ था, पता है ना आपको, 1947। ठीक है, जैसे पाकिस्तान को कोई कहते हैं ना कि तुम भूल गए सन, जैसे ये 47 में तो अलग हुआ, और अलग होते ही इसके देखो दाढ़ी मूंछ आ गई, और ये 48 में अपने पापा को कहने आए कि पिताजी कैसे हो, करोगे मुकाबला। पता है ना इसके पिता कौन है, पता है ना आपको। हाँ, ये पिताजी से आया मुलाकात करने, कब, 48 में। तब भारतीयों ने कहा कि तुम भूल गए सन 48 को, पैदा होते ही अकड़े थे हम, उन बेहाली बकरों के हाथ नहीं लगे, उनकी गर्दन हाथों से पकड़े थे। फिर इन्होंने पंगा कब किया, सन 1965 में। तुम भूल गए सन 65 को, तुमने पंगा कर डाला था,
जब छोटे थे लाल बहादुर, जिसने तुमको नंगा कर डाला था। फिर इन्होंने पंगा कब कर लिया? 71 में। तुम भूल गए सन 71 को, जब तुम ढाका पर बैठे थे, 90,000 पाकिस्तानी घुटनों के बल पर बैठे थे। फिर इन्होंने पंगा कब कर लिया? 99 को ही कहते हैं कैसा युद्ध? हाँ, तुम भूल गए रन कारगिल को, इंगिरी पर लिखी कहानी थी, इस्लामाबादी गुंडों को जब बेटा याद दिलाई नानी थी। तुम सारी दुर्गति भूल गए, फिर से इकबाल कर बैठे हो, है उत्तर खुद के पास नहीं और हमसे सवाल कर बैठे हो। है बिगड़ेल बच्चे जैसे अलर्ट तुम्हारे लगते हैं, तुम भूल गए हो रिश्ते में हम बाप तुम्हारे लगते हैं। तुम पिटने के आदी हो, बेटा पक्का ही जियादी है, बेटा पिटने का आदी है। तुम रख दो हथियार उधारी के, हम अपने दम पे लड़ लेंगे। लड़ना हो तो एटम बम से, हम खुद बम बन कर पड़ लेंगे। जब तक तुम बटन दबाएगा हम पृथ्वी पे आग लगा देंगे। जब तक तुम दिल्ली ढूंढेगा तब तक पूरा पाकिस्तान जला देंगे। तो जरूरी है ना आपके लिए पाकिस्तान? ठीक है, ओके। अब बात आई मानव निर्मित पदार्थ की। मानव निर्मित पदार्थ जैसे ऐसे पदार्थ जो मानव के जीवन में काम आते ही आते, जैसे प्लास्टिक श्योर है, प्यास लगी बोतल आई किसकी? मानव का अभिन्न अंश बन चुका है। सब्जी ली किसमें डाली? रेयर केस। प्लास्टिक, रबड़, स्टील, सीमेंट, औषधि जैसे दवाइयां, क्योंकि बुखार तो चढ़ते ही मामला किसका याद आता है? दवाइयों का। तो चाहे औषधि हो, दवाइयां हो, सीमेंट हो, जिप्सम हो, या फिर प्लास्टिक हो, रबड़ हो, या रेसे हो, कपड़े हो, ये मानव निर्मित पदार्थ है। इनके बारे में भी कि सबसे पहला मानव निर्मित रेशा कौन सा है, रबड़ कैसे प्राप्त होता है। जैसे भारत में रबड़ की सबसे बड़ी खान कहां है बताओ? देखे, भारत में रबड़ की सबसे बड़ी खान, अनुमानित ऑप्शन दूं? आपका मन है मैं ऑप्शन दे देता हूं, चलो। महाराष्ट्र, सर्च कोई नहीं करेगा, सब डाटा बंद रखना। हाँ, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। भाई सबसे बड़ी रबड़ की खान कहां है भारत में? सबसे बड़ी रबड़ की खान, मैंने ये वैसे लॉजिक का क्वेश्चन पूछा है। मध्य प्रदेश पे सहमत कौन कौन है? कोई नहीं है अब तो, चलो। हाँ, मध्य प्रदेश, चलो ठीक है। कर्नाटक पे ज्यादा है, आंध्र प्रदेश पे ठीक है, महाराष्ट्र पे, तब किसको राइट माने? और मैं कहता हूं रबड़ की खान होती नहीं है, पौधा है। रबड़ किससे बनता है? अब खान कहां है बड़ी बताओ? रबड़ पौधे से प्राप्त होता है। किससे? यही बात सीखनी थी। रबड़ प्राप्त पौधे से होता है, न कि रबड़ की कोई खान होती है। ठीक है, वेरी गुड। है अब पौधा वैसे भारत में नहीं है। जैसे मलेशिया, थाईलैंड विश्व के रबड़ उत्पादक प्रमुख देश है। भारत इतना रबड़ उत्पादन में कोई अग्रणी भूमिका में नहीं है, लेकिन जैसे मलेशिया, थाईलैंड विश्व में टॉपर देश है रबड़ उत्पादक में, वहां पौधे पाए जाते हैं रबड़ के। और रबड़ का पौधा होता है जैसे जैसे आग तो देखियो ना, आंकड़े का जिस प्रकार रस निकलता है उस प्रकार उसका भी रस निकलता है। और वो रस अति शीतल उसके अंदर कुछ प्लास्टिक जैसे कार्बन और सल्फर मिला के उसको गड्ढा बनाया जाता है, जिससे रबड़ की प्राप्ति होती है। और जो निकलता है ना रबड़, उसको आइसोप्रीन कहते हैं। और दुनिया के किसी भी एग्जाम में यदि रबड़ टॉपिक में है ना, तो यही प्रश्न आया है कि रबड़ किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। इससे ज्यादा रबड़ में कुछ नहीं है। लेकिन अपने तो बात अभी खान और पौधे की करनी बाकी थी, इसलिए थोड़ी कर ली, क्योंकि बेसिक भी होना जरूरी है ना। अब बात करें किसकी? आवर्त सारणी। आवर्त सारणी जिसके अपन पढ़ते हैं धातु, अधातु, उपधातु, जिसके साइंस नहीं थी उन्होंने भी 9वीं 10वीं में आवर्त सारणी पढ़ी है, जिसमें अधातु थे, धातु थे, उपधातु थे। यानी सबसे पहले आवर्त सारणी के बारे में, सबसे पहले कोई भी काम होता है ना, उसको व्यवस्थित किया। भाई ऐसे तो तितर बितर किसको पहले रखे, किसको बाद में रखे, हर चीज का कुछ न कुछ क्रम होता है। तो जो तत्व, तो जैसे जैसे खोज होती गई तो किसी के दिमाग में आया कि अपन इस प्रकार रख दे तत्वों को। किसी ने परमाणु भार के आधार पर रखा, तो किसी ने परमाणु
क्रमांक के आधार पे रखा, उससे पहले भी किसी ने प्रयास किया, तो अपन सारी बात करेंगे। तत्वों को सबसे पहले व्यवस्थित किसने किया, किसने तत्वों को व्यवस्थित करने के लिए कैसी सारणी दी, मेंडलीफ ने आवर्त सारणी दी, उसकी क्या विशेषता थी, और वर्तमान में जो अपन 118 तत्वों वाली आवर्त सारणी पढ़ रहे हैं उसकी खोजकर्ता कौन है, उसका आधार क्या है, मेंडलीफ वाली और वर्तमान वाली सारणी में खास फर्क क्या है, वो बातें, और फिर आवर्त सारणी में है क्या, या तो धातु या अधातु या उपधातु, फिर इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर जो सारे 118 महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन 118 में से आप 40 तो मान के चलो बिल्कुल, जिसके सबकी 5-5 लाइन होगी, सब आ जाता है क्वेश्चन के लोहा जैसे हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है, तांबे की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है, या फिर पारे की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है, हरी पत्तेदार सब्जियों में कौन सा धातु पाया जाता है, दूध में कौन सा पाया जाता है, तो हड्डियों के निर्माण में कौन सा सहायक है, कुछ तो महत्वपूर्ण है ना, सारे नहीं तो कुछ तो जरूर है। और जैसे अक्रिय गैसें होती है उनके बारे में क्वेश्चन आ जाता है कि हवाई जहाज के टायरों में कौन सी गैस, ट्यूबलाइट में कौन सी, बल्ब में कौन सी, ये पीड़ा चमकाने के लिए कौन सा धातु, पानी पर नृत्य करने के लिए उत्तरदायी धातु, समुद्र में सबसे ज्यादा कौन सी, पृथ्वी में सबसे ज्यादा धातु कौन सी, ब्रह्मांड में कौन सी, मानव शरीर में कौन सी, ज्यादा कौन सी, कम कौन सी, भारी कौन सी, हल्की कौन सी, सर्वाधिक घनत्व किसका, कम किसका, इस टाइप के तो क्वेश्चन बनने की संभावना पूरी है वो संभावना है ना, बने वो तो है ही, लेकिन अपन संभावना तक भी चले जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं कुछ पीछे। फिर क्या बची, गैसें जैसे मीथेन है, एलपीजी है, सीएनजी है, इन गैसों के बारे में अपन पढ़ेंगे, ओजोन है, और फिर प्रमुख यौगिक। अब यौगिक में वो होते हैं, अब यौगिक किसको कहते हैं, यौगिक वही होता है जिसका रासायनिक फॉर्मूला, जैसे नमक होता है साधारण नमक, इसका फॉर्मूला क्या होता है, Na, तो ऐसे खूब यौगिक है, और यौगिक वही होता है जिनमें तत्व निश्चित अनुपात में मिलते हैं और जिनका रासायनिक मिश्रण का कभी कोई फॉर्मूला नहीं होता है, फॉर्मूला ओनली फॉर किसका होता है, यौगिक का। और आर्मी में जैसे बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, या जिप्सम, या प्लास्टर ऑफ पेरिस, विरंजक चूर्ण, इनके फॉर्मूले अमूमन पूछे जाते हैं, नीला थोथा, या फिर क्या, अच्छा सफेद थोथा, हाँ जो भी 2-3 थोथे हैं, सारी की सारी बातें इनके अंदर, फॉर्मूलों की बातें अपन करेंगे। जैसे लाल दवा है, पानी में डालते हैं लाल दवा, लाल दवा को केमिस्ट्री में क्या कहते हैं, केमिस्ट्री में उसका नाम क्या है, हाँ ठीक है बात करें। जैसे चूहों का जहर है उसको क्या कहते हैं, हाँ उंदरा मार कितने में आता है, 10 रुपए में, कितने में आता है, 50 आते हैं, हाँ भगवान करे न मोलाना पड़े, लेकिन मैं पूछ ली। चलो ठीक, अपने साइंस की बात, मैथ वाले सर मैथ का सिलेबस आपको बता देंगे, वैसे है बहुत इजी, वैसे ज्यादा कोई मार पाट का काम है नहीं, बहुत सरल है। साइंस को अपन पूरी व्यवस्थित तरीके से पढ़ेंगे। अब कुछ मैंने कल भी थोड़ी क्लास ली थी, लेकिन अब कुछ नए आए हो तो अपन आज नए सिरे से करते हैं, अब कंटिन्यू ही रहेगी, आज जो पढ़ा वो कल वापस रिपीट नहीं होगा। अब देखो, अब देखिए अपन बात करते हैं विज्ञान की, क्योंकि आपके पहले दिन तो इतने दिन का पढ़े हुए का मुझे पता चल जाए, तो मुझे फिर पता चल जाए कि मुझे 30 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चलना, 45 से चलना, 20 से चलना, सिल्लू रेस में चलना है या सीधा टॉप लगाना है, उसका पता चल जाए तो फिर अपन वहां रेस को बांध देंगे रस्सी से, फिर उसी से थुर 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 चलना है या फिर सोड़ा सा देना है, उसका आभास करने का मैं प्रयास कर रहा हूं। अपन पढ़ेंगे विज्ञान, क्या पढ़ेंगे, और विज्ञान की 3 शाखाएं। वैसे मैंने एक कल लिखाया था, लेकिन अधिकतर नए आए हो, नहीं लिखने लायक पॉइंट है, मैं बता दूंगा लिखना कब है, पहले आप सुनते जाओ। सिलेबस का पेज आपको दे दिया, लिखाना कुछ है नहीं, आएगा क्या, किस टाइप के प्रश्न आते हैं, किस टाइप के आए हैं, अंदर कैसा मैटर है, उसकी हेडलाइन मैंने बता दी है, अब पता चल जाएगा। हेडलाइन ही आती है ना अखबार में ऊपर, फिर अंदर पता चलता है। हेडलाइन इतनी आती है कि कल कार्यक्रम का आयोजन हुआ, फिर पता चला कि मुख्यमंत्री तो नरेंद्र मोदी थे, अंदर जाके पता चला ऊपर तो हेडलाइन थी कल सम्मान समारोह हुआ, इतनी थी, तो हेडलाइन आई है, अभी अंदर मोदी और केजरीवाल अंदर छुपे हुए, वो कल परसों निकालने शुरू करेंगे। अब देखो विज्ञान की बात करें, सबसे पहले बात करें, जैसे एक शाखा होती है कौन सी, हाँ जीव विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं क्या, बायोलॉजी। मैं सच कहूं ना, क्योंकि आर्मी के स्टूडेंटों को मैंने काफी पढ़ा दिए, मेरे आगे से पढ़ के लगभग 700-800 चले गए हैं,
मैंने क्लास में पढ़ा लिखा या मैंने जीव विज्ञान, ये आर्मी की क्लास में बताता हूँ। बाकी वाली मैंने एसएससी वाले में यदि साइंस पढ़ाता तो मैं ये बात नहीं बताता। क्यों बताए? मेरे को याद है एक स्टूडेंट ने मेरे को शिक्षा दी। मैंने क्या किया, जैसे उसको पढ़ाया, साइंस शुरू की। मैंने कहा अपन विज्ञान पढ़ रहे हैं साइंस, तो उसने पूछा साइंस पढ़ रहे हैं विज्ञान? मैंने कहा दोनों एक ही चीज है। वहां तो उसको शांत कर दिया उतने से। फिर साइंस की परिभाषा बता के मैंने लिखा दिया ये ऐसे, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और क्या लिखा दिया, भौतिक विज्ञान। फिर लिखाया, फिर मैंने टॉपिक पढ़ा दिया पदार्थ, और मैंने लिखा के साथ में सुना दिया जीव विज्ञान, बायोलॉजी, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री और भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान को क्या कहते हैं? फिजिक्स। फिर वो स्टूडेंट आया, क्लास पूरी होने के बाद ही आया, सर विज्ञान 6 प्रकार की है, 3 प्रकार की। मैंने कहा 3, तो आपने नाम कितने सुनाए? 6। भाई आपने कहा जीव विज्ञान, बायोलॉजी, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, भौतिक विज्ञान, फिजिक्स। उसने देखा मतलब साइंस में सारा हिंदी इंग्लिश मिक्स ही चलता होगा, कुल मिला के सब्जेक्ट उसके कितने बन गए? 4। अरे 6। अब कॉपी कितनी लानी? उसका क्वेश्चन ये था, किताबें कॉपियां कितनी लानी है? मैंने कहा सब 10-10 पेज का ही है, एक में चल जाएगा मामला, थोड़ी बड़ी होनी चाहिए 50 रुपए वाली, एक में पूरी आ जाएगी। और वैसे आधों के तो यही प्रॉब्लम है, क्योंकि आर्ट्स वालों के तो ज्योग्राफी सुनाए तो भी गड़बड़, भूगोल सुना के क्या सुना दे, ज्योग्राफी सुना दे तो भी आधों के गड़बड़। भाई भूगोल अलग और ज्योग्राफी अलग, वैसे होती है एक, पता है ना आपको? हाँ, जैसे पॉलिटिकल साइंस को हिस्ट्री कहते हैं इंग्लिश में, तो अच्छा हाँ राजनीति, हाँ इसका मतलब पता है, ओके। अब देखो रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ठीक है, केमिस्ट्री। और फिजिक्स, भौतिक विज्ञान को क्या कहते हैं? फिजिक्स। तो ये तो इसकी 3 शाखाएं। और साइंस, और साइंस किसे कहते हैं? प्रकृति का सुव्यवस्थित क्रमबद्ध एवं प्रयोगों द्वारा प्रमाणित ज्ञान क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। चलो ठीक है। अब जीव विज्ञान में जीवों के बारे में पढ़ेंगे, रसायन विज्ञान के अंदर इन तत्वों के बारे में पढ़ेंगे, भौतिक में भौतिक राशियों के बारे में पढ़ेंगे। जब पढ़ेंगे तब एक एक सामने आ जाएगी। अब बात करें जीव विज्ञान, तो जीव विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु। ये याद रखने हैं, यहां से अपने क्वेश्चन बनने शुरू हो जाते हैं। जीव विज्ञान का जनक कौन? अरस्तु। रसायन विज्ञान का जनक कौन? लेवोसियर। कौन है? लेवोसियर। और भौतिक विज्ञान का जनक कौन है? न्यूटन। कौन है? न्यूटन। और तीनों को अपन ने विश्व स्तर पे ये तीनों ही हैं। भारत में भी जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को ही मानते हैं, भौतिक विज्ञान का जनक भारत में भी न्यूटन को ही मानते हैं, लेकिन रसायन विज्ञान का जनक ये विश्व स्तर पे इसको मान ले तो भारत में जनक एक भारतीय वैज्ञानिक को श्रेय दिया जाता है। भारत में यदि इसके जनक की बात आए ना तो उसका नाम क्या है? क्या है? प्रफुल्ल चंद्र रे। प्रफुल्ल चंद्र रे। भारतीय रसायन शास्त्र का जनक या भारतीय रसायन विज्ञान का जनक बोले तो किसको बोलेंगे? प्रफुल्ल चंद्र रे को। अब बात करें जीव विज्ञान। जीव विज्ञान की 2 शाखाएं जिनके जनक अलग अलग है। एक होती है जीव विज्ञान की शाखा का नाम है जंतु विज्ञान। क्या है? और एक शाखा का नाम है क्या? वनस्पति विज्ञान। और जंतु विज्ञान को कहते हैं क्या? जूलॉजी। और वनस्पति विज्ञान को कहते हैं क्या? बॉटनी। तो ये इंग्लिश नाम थोड़े थोड़े याद रखने, ज्यादा नहीं। इंग्लिश नाम मैंने क्यों याद रखे? आर्मी में ये प्रश्न पूछा हुआ है, वनस्पतियों का अध्ययन क्या कहलाता है? वनस्पतियों का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी और कुछ ऑप्शन में था, इसलिए ये बॉटनी में लिखा रहा हूं। यानी यहाँ पे वनस्पतियों के बारे में पढ़ेंगे, जीवों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? जूलॉजी। क्योंकि यदि ऑप्शन इतना तो पेपर बढ़ाने वाला भी भोला नहीं है कि वनस्पतियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है और ऑप्शन में वनस्पति विज्ञान दे दे तो फिर सभी कर ही लेते हैं। फिर इसका इंग्लिश वर्जन दे दिया उसने, क्या? बॉटनी। अब जिसको बॉटनी पता था उनके सही हुआ। अब देखो जूलॉजी का जनक कौन है? अरस्तु ही है। जंतु विज्ञान का, जीव विज्ञान का जनक भी अरस्तु और जंतु विज्ञान का भी जनक कौन है? अरस्तु। और इसका आर्मी में क्वेश्चन और आया हुआ है, वनस्पति शास्त्र। इस जो मैंने ये लिखा है ना उसमें से आर्मी में पूछा हुआ पहला प्रश्न ये, दूसरा प्रश्न वनस्पति विज्ञान, वनस्पतियों का अध्ययन क्या कहलाता है, और तीसरा इसी पैराग्राफ में से क्वेश्चन आया हुआ है, वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। ये 3 प्रश्न आए हुए हैं आज दिन तक के, जहां तक मैंने पेपर पढ़े हैं वहां तक।
थियोफ्रास्टस। और वैसे भौतिक विज्ञान का जनक अकेले न्यूटन को नहीं कहा जाता है, सत्येंद्रनाथ बोस और आइंस्टीन दोनों को भी सरे साथ में, लेकिन मुख्य रूप से विश्व स्तर पर मान्यता किसको मिली? न्यूटन की। क्योंकि ये न्यूटन ने पूरा खेल कबाड़ा किसने किया था? एक सेव गिरते गिरते न्यूटन ने देख ली थी, और जिसने आज किताबों की किताबें छप गई है उस सेव के ऊपर। इसलिए फुल क्रेडिट किसको देते हैं? न्यूटन को ही देते हैं। बाकी सत्येंद्रनाथ बोस और आइंस्टीन का भी योगदान बहुत बड़ा है फिजिक्स के अंदर। तो ये है जनक वाली बात। ये आप जो लिखना चाहते हैं इस बात को आप नोट कर ले। यहां से अपने ये परिचय साइंस का, शाखाएं, शाखाओं के जनक। फिर अपन शुरू करते हैं, एक शाखा को उठाते हैं। अच्छा, डेमो देखना है। तो एक मूवी का डेमो है, एक क्लास का डेमो। क्लास के डेमो में देखी नहीं है। अभी अपन पढ़ना अभी शुरू करेंगे। अभी पहले तो सारी बातें आपके पास पेज में थी, इसलिए मैंने रफ्तार से ही सारी बातें आपको बताई। क्योंकि सिलेबस में मेरे आज का पूरा घंटा, क्योंकि आपको टॉपिक भी शुरू करवाने हैं, इसलिए सिलेबस का पन्ना आपके पास पड़ा था, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं थी। अब सारी बातें अपन बड़ी शांति के साथ करेंगे। और मेरी प्रयास ये रहेगा कि यदि यहाँ पूरा ध्यान रखा, ओनली फॉर एक रिवीजन मांगेगा। कितना? एक। और वो क्लास टेस्ट होता रहेगा, उससे पहले पहले करते रहना, क्लास टेस्ट देते रहना, फिर रिवीजन वाली समस्या खत्म है। फिर इतने ही तो पेज बनेंगे, ज्यादा से ज्यादा जाके 80 पन्नों का आगे ऐसा नोट्स बनेगा साइंस का। और 80 पन्ने एवरेज इतना रटा हुआ होगा, एवरेज में 10 निकले तो भी 8 दिन में रिवीजन साइंस का कंप्लीट हो जाएगा। इतना ही शॉर्ट स्वीट। और मैं लिखाऊंगा वही जो परीक्षा में आती है, और जो छोड़ना है वो मैं छोड़ के ही आऊंगा। मैं लिखाऊंगा वो सारा याद करना है। मतलब यदि इसमें से एक छोड़ना नहीं है, बात इस बात का पूरा फिक्र रखना है। क्योंकि मैं कचरा लिखाऊंगा नहीं, वन लाइनर फैक्ट। जिस पंक्ति चाहे मैंने जो भी लिखी, मैंने ये भी लिखी, तो इसके शब्द कभी ये न यूज होकर ये हो जाए, इसके जनक से क्वेश्चन ये न होकर ये हो जाए, इसके जनक से क्वेश्चन, सारे के सारे सीधे वन लाइनर फैक्ट बनते हैं। ठीक है, मैंने एक आपके सामने ये ढांचा बनाया, वन लाइनर नहीं लिखाए। बाकी इसमें से आप बनाना चाहो तो कैसे भी बना दो, क्वेश्चन आ जाए जीव विज्ञान का जनक कौन है। मैं चाहूं तो इसको ऐसे भी लिखा दूं कि जीव विज्ञान का जनक सामने लिखा दूं अरस्तु, लेकिन ये डायग्राम दिमाग में अच्छा सेट होगा। कुछ बातें अपन को वन लाइनर भी लिखनी पड़ेगी, जहां अपन थ्योरी के रूप में लिख सकते हैं, कुछ बातें थ्योरी के रूप में भी लिखे। क्योंकि ऐसे डायग्राम होते हैं ना, वो कॉपी में कम लिखने बाद भी अच्छे पर्सन दे देते हैं, क्योंकि जिधर से घुमाना चाहे उधर से क्वेश्चन घूम जाए।